होली का दिन था। मिस्टर एबी क्रॉस शिकार खेलने गए थे। साइस, अर्दली, मेहतर, भिश्ती, ग्वाला, धोबी सब होली मना रहे थे। सबों ने साहब के जाते ही खूब गहरी भंग चढ़ाई थी और इस समय बागीचे में बैठे हुए होली फाग गा रहे थे, पर रह रहकर बंगले के फाटक की तरफ झांक लेते थे कि कहीं साहब तो नहीं आ रहे। इतने में शेख नूर अली आकर सामने खड़े हो गए। साइस ने पूछा, कहो खानसामा जी, साहब कब आएंगे? नूर अली बोला, जब उनका जी चाहे आए। मेरा आज इस्तीफा है, अब इसकी नौकरी न करूँगा। अर्दली ने कहा, ऐसी नौकरी फिर न पाओगे, 4 पैसे ऊपर की आमदनी है, नाहक छोड़ते हो। नूर अली, अजीज लालत भेजो, अब मुझसे गुलामी ना होगी। यह हमें जूतों से ठुकराएं और हम इनकी गुलामी करें। आज यहाँ से डेरा कूच है, आओ तुम लोगों की दावत करूं। चले आओ कमरे में, आराम से मेज पर डट जाओ और वह बोतलें पिलाऊं कि जिगर ठंडा हो जाए। साइस, और जो कहीं साहब आ जाएं? नूर अली, वह अभी नहीं आने का, चले आओ। साहबों के नौकर प्रायः शराबी होते हैं। जिस दिन से साहब के यहाँ गुलामी लिखाई, उसी दिन से यह बला उनके सिर पड़ जाती है। जब मालिक स्वयं बोतल की बोतल उड़ेल जाता है तो भला नौकर क्यों चूकने लगे? यह निमंत्रण पाकर सब के सब खिल उठे। भंग का नशा चढ़ा ही हुआ था। ढोल मंजीरे छोड़ छाड़ नूर अली के साथ चले और साहब के खाने के कमरे में कुर्सियों पर आ बैठे। नूर अली ने विस्की की बोतल खोलकर ग्लास भरे और चारों ने चढ़ाना शुरू कर दिया। ठर्रा पीने वाले ने जब यह मज़ेदार चीज़ें पाईं तो ग्लास लुढ़काने लगे। खानसामा भी उत्तेजित करता जाता था। जरा देर में सबों के सिर चढ़ गए। भय जाता रहा। एक ने होली छेड़ी, दूसरे ने सुर मिलाया। गाना होने लगा। नूर अली ने ढोल मंजीरा लाकर रख दिया। वहीं मजलिस जम गई। गाते गाते एक उठकर नाचने लगा, दूसरा उठा, यहाँ तक कि सब के सब कमरे में चौकड़ियाँ भरने लगे। हू हक मचने लगा। कबीर, फाग, चौताल, गाली गलौज, मारपीट, बारी बारी सब का नंबर आया। सब ऐसे निडर हो गए थे मानो अपने घर में हैं। कुर्सियाँ उलट गईं, दीवारों पर की तस्वीरें टूट गईं। एक ने मेज़ उलट दी, दूसरे ने रकाबियों मतलब गोल छोटी थाली को गेंद बनाकर उछालना शुरू कर दिया। यहाँ यही हंगामा मचा हुआ था कि शहर के रईस लाला उजागर मल का आगमन हुआ। उन्होंने यह कौतुक देखा तो चकराए। खानसामा से पूछा, यह क्या गोलमाल है शेख जी? साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे? नूर अली, साहब का हुक्म ही ऐसा है तो क्या करें। आज उन्होंने अपने नौकरों की दावत की है, उनसे होली खेलने को भी कहा गया है। सुनते हैं लाल साहब के यहाँ से हुक्म आया है कि रियाया के साथ खूब रब्त जब्त रखो, उनके त्योहारों में शरीक हो, तभी तो यह हुक्म दिया है, नहीं तो इनके मिजाज ही न मिलते थे। आइए तशरीफ़ रखिए, निकालो कोई मज़ेदार चीज़। अभी हाल में विलायत से पार्सल आया है। राय उजागरमल बड़े उदार विचारों के मनुष्य थे। अंग्रेज़ी दावतों में बेधड़क शरीक होते थे। रहन सहन भी अंग्रेजी ही था और यूनियन क्लब के तो वह एकमात्र कर्ता ही थे। अंग्रेज़ों से उनकी खूब छनती है और मिस्टर क्रॉस तो उनके परम मित्र ही थे। जिलाधीश से चाहे वह कोई हो, सदैव उनकी घनिष्ठता रहती थी। नूर अली की बातें सुनते ही एक कुर्सी पर बैठ गए और बोले, अच्छा यह बात है, हाँ तो फिर निकालो कोई मज़ेदार चीज़, कुछ गज़ल भी हो। नूर अली, हुजूर आपके लिए सब कुछ हाजिर है। लाला साहब कुछ तो घर से ही पीकर चले थे। यहाँ कई गिलास चढ़ाए तो जबान लड़खड़ाते हुए बोले, क्यों नूर अली, आज साहब होली खेलेंगे? नूर अली, जी हाँ उजागर मल, लेकिन मैं रंग वंग तो लाया नहीं। भेजो चटपट किसी को मेरी कोठी से रंग पिचकारी वगैरह लाए। साइस से, क्यों घसीटे, आज तो बड़ी बहार है। घसीटे, बड़ी बहार है, होली है। उजागरमल गाते हुए, आज साहब के साथ होली मचेगी, आज साहब के साथ होली मचेगी, खूब पिचकारी चलाऊंगा। घसीटे,
खूब अबीर उड़ाऊंगा। ग्वाला, खूब गुलाल उड़ाऊंगा। धोबी, बोतल पर बोतल चढ़ाऊंगा। अर्दली, खूब कबीरे सुनाऊंगा। उजागरमल, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी। नूर अली, अच्छा, सब लोग संभल जाओ, साहब का मोटर आ रहा है। सेठ जी, यह लीजिए, मैं दौड़ कर रंग पिचकारी लाया, बस एक चौताल छेड़ दीजिए और जैसे ही साहब कमरे में आए उन पर पिचकारी छोड़िए। दूसरे से, तुम लोग भी उनके मुंह में गुलाल मलो, साहब मारे खुशी के फूल जाएंगे। वह लो, मोटर हाथे में आ गया, होशियार। मिस्टर क्रॉस अपनी बंदूक हाथ में लिए मोटर से उतरे और लगे आदमियों को बुलाने, पर वहाँ तो जोरों से चौताल हो रहा था, सुनता कौन है। चकराए, यह मामला क्या है? क्या सब मेरे बंगले में गा रहे हैं? क्रोध से भरे हुए बंगले में दाखिल हुए तो डाइनिंग रूम से गाने की आवाज़ आ रही थी। अब क्या था, जामे से बाहर हो गए, चेहरा विकृत हो गया। हंटर उतार लिया और डाइनिंग रूम की ओर चले, लेकिन अभी तक एक कदम दरवाजे से बाहर ही था कि सेठ उजागरमल ने पिचकारी छोड़ी। सारे कपड़े तर हो गए, आंखों में भी रंग घुस गया। आंखें पोंछ ही रहे थे कि साइस, ग्वाला सब के सब दौड़े और साहब को पकड़कर उनके मुंह में रंग मलने लगे। धोबी ने तेल की काली का पाउडर लगा दिया। साहब के क्रोध की सीमा न रही। हंटर लेकर सबों को अंधाधुंध पीटने लगे। बेचारे सोचे हुए थे कि साहब खुश होकर इनाम देंगे। हंटर पड़े तो नशा हिरन हो गया, कोई इधर भागा कोई उधर। सेठ उजागरमल ने यह देखा तो ताड़ गए कि नूर अली ने झांसा दिया है, एक कोने में दबक रहे। जब कमरा नौकरों से खाली हो गया तो साहब उनकी ओर बढ़े। लाला साहब के होश उड़ गए, तेजी से कमरे के बाहर निकले और सिर पर पैर रखकर बेतहाशा भागे। साहब उनके पीछे दौड़े। साहब की फिटन मतलब घोड़ा गाड़ी फाटक पर खड़ी थी। घोड़े ने धम धम खटपट सुनी तो चौंका, कनौतियां खड़ी की और फिटन को लेकर भागा। विचित्र दृश्य था। आगे आगे फिटन, उसके पीछे सेठ उजागरमल और उनके पीछे हंटरधारी मिस्टर क्रॉस। तीनों बगटुट दौड़े चले जाते थे। सेठ जी एक बार ठोकर खाकर गिरे, पर साहब के पहुंचते पहुंचते संभल कर उठे। हाथे के बाहर सड़क पर घुड़दौड़ रही। अंत में साहब रुक गए, मुख में कालिक लगाए। अब और आगे जाना हास्यजनक मालूम हुआ। यह विचार भी हुआ कि सेठ जी को काफ़ी सज़ा मिल चुकी, अपने नौकरों की भी खबर लेना ज़रूरी था। लौट गए। सेठ उजागरमल के जान में जान आई। बैठकर हाँफने लगे। घोड़ा भी ठिठक गया। कोचवान ने उतरकर उन्हें संभाला और गोद में उठाकर गाड़ी पर बैठा दिया। लाला उजागरमल शहर सहयोगी समाज के नेता थे। उन्हें अंग्रेज़ों की भावी शुभकामनाओं पर पूर्ण विश्वास था। अंग्रेजी राज की तामीली, माली और मुल्की तरक्की के राग गाते रहते थे। अपनी वक्तृताओं में सहयोगियों को खूब फटकारा करते थे। अंग्रेजी में इधर उनका आदर सम्मान विशेष रूप से होने लगा था। कई बड़े बड़े ठेके जो पहले अंग्रेज ठेकेदारों को ही मिला करते थे, उन्हें दे दिए गए थे। सहयोग ने उनके मान और धन को खूब बढ़ाया था। अतएव मुंह से चाहे वह असहयोग की कितनी ही निंदा करें, पर मन में उसकी उन्नति चाहते थे। उन्हें यकीन था कि असहयोग एक हवा है, जब तक चलती रहे उसमें अपने गीले कपड़े सुखा लें। वह असहयोगियों के कृत्यों का खूब बढ़ा चढ़ाकर बयान किया करते थे और अधिकारियों के कृत्यों को इन गढ़ी हुई बातों पर विश्वास करते देख दिल में उन पर खूब हंसते थे। जो जो सम्मान बढ़ता था, उनका आत्माभिमान भी बढ़ता था। वह अब पहले की भांति भीरू न थे। गाड़ी पर बैठे और ज़रा सांस फूलना बंद हुआ तो इस घटना की विवेचना करने लगे। अवश्य नूर अली ने मुझे धोखा दिया है, उसकी असहयोगियों से मिली भगत है। यह लोग होली नहीं खेलते तो इनका इतना क्रोधोन्मत्त होना इसके सिवाय और क्या बतलाता है कि हमें यह लोग कुत्तों से बेहतर नहीं समझे। इनको अपने प्रभुत्व का कितना घमंड है। यह मेरे पीछे हंटर लेकर दौड़े।
अब विदित हुआ कि यह जो मेरा थोड़ा बहुत सम्मान करते थे वह केवल धोखा था। मन में यह हमें अब भी नीच और कमीना समझते हैं। लाल रंग कोई बाण नहीं था। हम बड़े दिनों में गिरजे जाते हैं, इन्हें गालियाँ देते हैं। वह हमारा त्योहार नहीं है, पर यह जरा सा रंग छोड़ देने पर इतना बिगड़ उठा। हाँ, इतना अपमान। मुझे इसके सामने ताल ठोककर खड़े हो जाना चाहिए था। भागना कायरता थी। इसी से यह सब शेर हो जाते हैं। कोई संदेह नहीं, यह सब हमें मिलाकर असहयोगियों को दबाना चाहते हैं। इनकी यह विनयशीलता और सज्जनता केवल अपना मतलब गांठने के लिए है। इनकी निरंकुशता, इतना गर्व वही है, जरा भी अंतर नहीं। सेठ जी के हृदयगत भावों ने उग्र रूप धारण किया। मेरी यह अधोगति अपने अपमान की याद रह रह कर उनके चित्त को विहल कर रही थी। यह मेरे सहयोग का फल है। मैं इसी योग्य हूँ। मैं उनकी सौहार्दपूर्ण बातें सुन सुनकर फूला न समाता था। मेरी मंद बुद्धि को इतना भी न सूझता था कि स्वाधीन और पराधीन में कोई मेल नहीं हो सकता। मैं असहयोगियों की उदासीनता पर हंसता था। अब मालूम हुआ कि वे हास्यपद नहीं, मैं स्वयं निंदनीय हूँ। अपने घर न जाकर सीधे कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की ओर लपके। वहाँ पहुँचे तो एक विराट सभा देखी। कमेटी ने शहर में छूत अछूत, छोटे बड़े सबको होली का आनंद मनाने के लिए निमंत्रित किया था। हिंदू मुसलमान साथ साथ बैठे हुए प्रेम से होली खेल रहे थे। फल बोझ का भी प्रबंध था। इस समय व्याख्यान हो रहा था। सेठ जी गाड़ी से तो उतरे, पर सभा स्थल में जाते संकोच होता था। ठिठकते हुए धीरे से जाकर एक ओर खड़े हो गए। उन्हें देखकर लोग चौंक पड़े। सब के सब विस्मित होकर उनकी ओर ताकने लगे। यह खुशामदियों के आश्चर्य यहाँ आज कैसे भूल पड़े? इन्हें तो किसी सहयोगी सभा में राजभक्ति का प्रस्ताव पास करना चाहिए था। शायद भेद लेने आए हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इन्हें चिढ़ाने के लिए लोगों ने कहा, कांग्रेस की जय। उजागर मल ने उच्च स्वर में कहा, असहयोग की जय। फिर ध्वनि हुई, खुशामदियों की क्षय। सेठ जी ने उच्च स्वर में कहा, जी हजूरों की क्षय। यह कहकर वह समस्त उपस्थित जनों को विस्मय में डालते हुए मंच पर जा पहुँचे और गंभीर भाव में बोले, सज्जनों, मित्रों, मैंने अब तक आपसे असहयोग किया था, उसे क्षमा कीजिए। सच्चे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे घर का भेदी, जासूस या विभीषण न समझिए। आज मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। आज इस पवित्र प्रेममयी होली के दिन मैं आपसे प्रेमालिंगन करने आया हूँ। अपनी विशाल उदारता का आचरण कीजिए। आपसे द्रोह करने का आज मुझे दंड मिल गया है। जिलाधीश ने आज मेरा घोर अपमान किया है। मैं वहाँ से हंटरों की मार खाकर आपकी शरण में आया हूँ। मैं देश का द्रोही था, जाति का शत्रु था। मैंने अपने स्वार्थ के वश में, अपने अविश्वास के वश में देश का बड़ा अहित किया है। खूब कांटे बोए हैं। उनका स्मरण करके ऐसा जी चाहता है कि हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दूं। एक आवाज़, हाँ अवश्य कर दीजिए, आपसे न बने तो मैं तैयार हूँ। प्रधान की आवाज़, यह कटु वाक्यों का अवसर नहीं है। नहीं, आपको यह कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं। मैं स्वयं यह काम भली भांति कर सकता हूँ, पर अभी मुझे बहुत कुछ प्रायश्चित करना है। जाने कितने पापों की पूर्ति करनी है। आशा करता हूँ जीवन के बचे हुए दिन इसी प्रायश्चित करने में, यहीं मुंह की कालिमा धोने में काटूं। आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मुझे आत्म सुधार का अवसर दीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे अपना दीन सेवक समझिए। मैं आज से अपना तन मन धन सब आप पर अर्पण करता हूँ। तो मित्रों, यह कहानी बस यही तक। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।